Hello students, welcome to DNT English classes. Well, today we are into session of learning poem. This is the third poem of First Flight Class 10 CBSE. Well, the poem is A Tiger in the Zoo, written by Leslie Norris. Well, in this poem, the poetess has tried to express and depict the contrast between a tiger in the zoo and a tiger in its natural habitat, that's the forest. Well, the poetess has beautifully brought the idea as what is the condition of a tiger when a tiger is in prison, or you can say in a cage. And at the same time, he contrasted this tiger with the tiger which is in the forest. And he has beautifully tried to differentiate between these two, the condition as well as the movements of the tiger. And we have beautiful message from this poem as how we human should treat animal, how we should behave with the animals. So we'll see line by line explanation of this poem, A Tiger in the Zoo. Apart from it, we'll see all the literary devices used in every para, every stanza, and we'll see all the important questions from this chapter. So let's begin the chapter. Well, as this poem tells us that this poem contrasted tiger in the zoo with the tiger in the natural habitat. The first line starts, he stalks in his vivid stripes the few steps of his cage on pads of velvet quiet in his quiet rays. Well, our poetess first gives the image of a tiger in the cage, and then from cage to he moves to the jungle, and again from jungle he comes back to the cage. So in first stanza, the line is, he stalks in his vivid stripes. Here stalks means the movement of tiger. चलना, अकर कर चलना. हम जानते हैं कि टाइगर एक बहुत ही प्राइडफुल एनिमल है, एंड देयरफॉर ही स्टॉक्स इन हिज विविड स्ट्राइप्स. टाइगर के बॉडी पर एक बहुत ही चमकीला डीपर कलर का एक धारी होता है, और वो टाइगर को दूर से ही डिफरेंशिएट कर पाता है क्योंकि वो धारी बहुत ज़्यादा शाइनिंग होता है, ग्लिटरिंग होता है. सो ही स्टॉक्स इन हिज विविड स्ट्राइप्स. इट इज द appearance of a tiger in the cage. The few steps of his cage. As we know that in a cage, tiger does not get enough space to roam or move freely. क्योंकि जेल में, प्रिजन में बहुत ही कंजेस्टेड और बहुत ही लिमिटेड स्पेस होता है. सो अ टाइगर is here unable to walk or move freely. So the line is the few steps of his cage. He is only to walk few steps because as soon as he takes the steps, he comes to the end. Again he comes back. तो ये जो केज के अंदर में है वो बार बार आगे पीछे घूम रहा है ऑन पैड्स ऑफ वेलवेट क्वाइट. अगर हम टाइगर्स के अगर क्लॉज को देखेंगे तो बहुत ही स्पॉन्जी होता है, टेंडर होता है, सॉफ्ट होता है, और वो वेलवेट मखमल की तरह होता है. शायद यही कारण होता है कि जब टाइगर मूव करता है तो उससे किसी भी तरह का साउंड नहीं आता है, बहुत ही क्वाइटली मूव करता है इन हिज क्वाइट रेज. क्वाइट जैसे कि हम जानते हैं कि टाइगर
केस में बहुत ही हेल्पलेस है, बहुत मजबूर है, वो कुछ कर नहीं सकता है और इसके कारण शांत है। और साथ में एक वर्ड यूज हुआ है क्वाइट रेज। यह रेज मीन्स एंगर, गुस्सा। टाइगर शांत तो है लेकिन टाइगर गुस्से में है। गुस्सा किस बात का? गुस्सा इस बात का कि उसका फ्रीडम ले लिया गया है, उसके नेचुरल हैबिटेट को छीन लिया गया है और उसे एक कैद खाना में कर दिया गया है। और शायद कोई भी जीव या फिर मनुष्य कैद होकर खुश नहीं रह सकता है। तो यहां पर टाइगर शांत इसलिए है क्योंकि वो बहुत मजबूर है, और गुस्सा इसलिए है क्योंकि उससे आजादी छीन लिया गया है। और लोग, जब विजिटर्स उस टाइगर को जू में देखने के लिए आता है, तो लोग का आने का उद्देश्य ये नहीं होता है कि इस टाइगर को हम यहां से फ्री करें, रिलीज करें, इसको फ्रीडम दे दें, बल्कि लोग इतने सेल्फिश है कि लोग खुद के इंटरटेनमेंट के लिए, खुद के मस्ती के लिए लोग उस जू में आते हैं, उस टाइगर को देखते हैं और फिर लोग वापस हो जाते हैं। तो शायद यही कारण है कि टाइगर शांत होकर भी गुस्से में है। तो इस स्टैंजा में कवि ने कोशिश किया है यह दिखाने का कि इस टाइगर का अपीयरेंस कैसा होता है और इस टाइगर के मूवमेंट्स कैसे होते हैं इस केज के अंदर में। अब हम इस फर्स्ट स्टैंजा का थोड़ा सा फिगर ऑफ स्पीच, जो लिटरेरी डिवाइसेस है, हम स्टैंजा वाइज देख लेते हैं। पहले लाइन में हमने देखा ही स्टॉक्स इन हिज विविड स्ट्राइप्स। टाइगर को ही कहा गया है। देखिए, ऑल्दो टाइगर को इट कहा जाना चाहिए था क्योंकि एनिमल के लिए हम लोग प्रोनाउन इट यूज करते हैं, लेकिन जब कवि ने टाइगर को ही कहा, इसका मतलब ही हैज पर्सोनिफाइड। तो यहां पर ही बोल के टाइगर को पर्सोनिफाइड किया गया है। यहां पर हम दूसरा फिगर ऑफ स्पीच देखते हैं कि कवि ने ये जो टाइगर के क्लॉज है, उसके पैर जो हैं, उसकी तुलना वेलवेट से किए हैं, मखमल से किए हैं। सो यहां पर कंपैरिजंस ऑफ पैड विद द वेलवेट, यहां पर मेटाफोर का यूज हुआ है। तो हम क्या देखते हैं, फर्स्ट स्टेंजा में टाइगर को ही कहा गया, ये पर्सोनिफिकेशन है। टाइगर के क्लॉज को, उसके पैर को वेलवेट से, मखमल से तुलना किया गया है। सो हियर इज अ मेटाफोर। और हम देखते हैं कि फर्स्ट लाइन में और कौन सा लिटरेरी डिवाइसेस यूज हुआ है। हम क्या देखते हैं कि फर्स्ट लाइन में स्टॉक्स में एस, हिज में एस एंड स्ट्राइप्स में एस। तो एस साउंड, कॉन्सोनेंट साउंड बार बार रिपीट हो रहा है। तो ये एस साउंड रिपीटेशन पहले लाइन का कॉन्सोनेंस है, और फिर सेम लाइन में हम आई साउंड को बार बार रिपीट होते देख रहे हैं। सो द रिपीटेशन ऑफ द वॉवेल साउंड अगेन इन द फर्स्ट लाइन इज एजोनेंस। तो हमने कॉन्सोनेंस भी देखा फर्स्ट लाइन में, साथ में हमने एजोनेंस भी देखा क्योंकि आई साउंड बार बार रिपीट हो रहा है, और फिर हमने पर्सोनिफिकेशन देखा ही के रूप में, फिर हमने वेलवेट देखा, पैड से जो कंपेयर किया गया है, मेटाफोर का। और एक और बहुत सुंदर फिगर ऑफ स्पीच यूज हुआ है इस फर्स्ट स्टैंजा में, वो है क्वाइट और रेज। क्वाइट मतलब शांत, रेज मतलब गुस्सा। यहां पर टू कॉन्ट्रास्टिंग एंड बिल्कुल अपोजिट वर्ड यूज हुआ है, जिसे हम ऑक्सीमोरॉन कहते हैं। तो एक बार फिर से हम बताएंगे कि इसमें कितने, फर्स्ट स्टैंजा में कितने फिगर ऑफ स्पीच यूज हुए। पहला पर्सोनिफिकेशन एज ए ही, दूसरा हमने मेटाफोर देखे, वेलवेट कहा गया पैड को, और तीसरा हमने कॉन्सोनेंस साउंड का देखा फर्स्ट लाइन में रिपीटेशन, फिर हमने वॉवेल साउंड का आई का रिपीटेशन देखा फर्स्ट लाइन में, और फिर लास्ट लाइन में फर्स्ट स्टैंजा के हमने क्वाइट और रेग के टू अपोजिट वर्ड को एक साथ देखा, जिसे हम ऑक्सीमोरॉन कहते हैं। वेल डियर, हमें आई होप कि ये फर्स्ट स्टैंजा का मीनिंग हम लिटरेरी मीनिंग भी समझ सके, लिटरेरी डिवाइसेस भी समझ सके। Now we are moving to the second stanza. Now the second stanza is, he should be lurking in shadow, sliding through long grass near the water hole, where the water plum deer pass. Well, now
द पोएटेस हैज मूव्ड फ्रॉम केज टू द फॉरेस्ट। अब हमने क्या देखा सेकेंड स्टेंजा में, कवित्री अब वो जो केज के टाइगर से अब यहां जंगल के में आ गई हैं और वो बताना चाहती है दैट ही शुड बी लर्किंग इन शैडो। इमेजिन करते हैं कि सपोज अगर ये टाइगर अगर आज केज में नहीं होता, अगर इस प्रिजन में नहीं होता, इस सेल में नहीं होता, तो ये टाइगर कहां होता? ऑफ कोर्स ये टाइगर अपने नेचुरल हैबिटेट आई मीन जंगल में होता। सपोज अगर ये टाइगर जंगल में होता तो फिर क्या होता? हमने टाइगर के मूवमेंट को जू में देखा, क्योंकि जू में हमने देखा कि बहुत कम स्पेस होने के कारण टाइगर फ्रीली मूव नहीं करता है। बट इन केस सपोज दैट इफ अ टाइगर इज इन द फॉरेस्ट, डेफिनेटली द टाइगर विल हैव द इनफ स्पेस टू मूव एंड टू रोम. He should be lurking in shadow. Here lurking means छिपा रहना, hidden. Shadow मतलब छाया में, किसी आड़ में छिपा रहना. Sliding through the long grass near the water hole. हम लोग टाइगर को जानते हैं कि टाइगर एक बहुत ही अद्भुत शिकार करने वाला जानवर है और टाइगर अपने शिकार को बहुत ही सीक्रेटली अटैक करता है. वो अपने प्रे को बहुत ही छिप करके, लंबे लंबे घास में छिप करके वो अपने शिकार को पकड़ता है. और ही शुड बी लर्किंग इन शैडो. ये छिपा होना, छिपकर शिकार करना, दिस इज द नेचर ऑफ द टाइगर. स्लाइडिंग थ्रू द लॉन्ग ग्रास नियर द वाटर होल. जंगल में इन सनी आफ्टरनून वाटर होल, यहां पर एक वाटर के रिजर्वायर से है, एक पानी के पूल से है, जहां पर सभी जानवरों को पानी पीने के लिए आना होता है. और टाइगर को यह मालूम होता है कि ये वो प्लेस है जहां पर सभी जानवर निश्चित रूप से यहां आएंगे और फिर वहां पर उस पानी के ठीक आसपास में बगल में वो लंबे घास में छिपकर घात लगाकर अपने शिकार का इंतजार करता है. और जैसे ही उसे उस वाटर होल के पास प्लम डियर, यहां प्लम का मतलब होता है मोटा, फैट, हेल्दी, और वहां से जब हिरन, एंटीलोप, ये सब जानवर जब उधर से गुजरता है, जब पानी पीने को आता है, तो एक साथ झुंड बनाकर उन जानवरों के ऊपर में टाइगर अटैक करता है और उसमें से किसी न किसी का शिकार कर लेना बहुत ही नेचुरल होता है, क्योंकि टाइगर अपने शिकार को कभी जल्दी मिस नहीं करता है, क्योंकि वो छुप के वार करता है. तो हमने देखा क्या इस सेकेंड स्टैंजा में कभी बताना चाहते हैं कि जब वो टाइगर अपने नेचुरल हैबिटेट में होता है तो उसका किस तरह का नेचर होता है. तो उसका नेचर होता है कि लंबे घासों में वो छिपकर और उस पानी के आसपास अपने शिकार का इंतजार करता है, और जैसे ही एज सुन एज इट्स प्रे कम्स टू दैट वाटर होल, इट अटैक्स विदाउट एनी वेस्टिंग द टाइम. अब हम एज यूजुअल इस सेकेंड स्टेंजा के लिटरेरी डिवाइस को देखेंगे कि हमारे नॉरिस ने इसमें कौन से फिगर ऑफ स्पीच को यूज की है. वेल, सबसे पहले हम देखेंगे सेकेंड लाइन में स्लाइडिंग थ्रू लॉन्ग ग्रास. कभी हम रीडर्स के माइंड में एक इमेज पैदा किए हैं कि आखिर ये टाइगर अगर जंगल में हो तो ये इसका मूवमेंट कैसा होगा. तो हमने देखा क्या कि स्लाइडिंग थ्रू द लॉन्ग ग्रास, लंबे घास में घात लगाकर बैठा है और शिकार आने पर चुपके से चलता है. तो इसमें एक जो बहुत सुंदर फिगर ऑफ स्पीच यूज हुआ है सेकेंड लाइन के रूप में, सेकेंड स्टेंजा में, स्लाइडिंग थ्रू द लॉन्ग ग्रास. ये फिगर ऑफ स्पीच का नाम है इमेजरी. तो हमने देखा इमेजरी का यूज हुआ है. फिर से हम देखते हैं लास्ट लाइन में सेकेंड स्टेंजा में प्लम पास. प्लम में पी कॉन्सोनेंट लेटर है और पास में भी पी फर्स्ट लेटर है. तो जब किसी कॉन्सोनेंट लेटर का बार बार रिपीटेशन हो इन द बिगिनिंग ऑफ द लेटर, इन द बिगिनिंग ऑफ द वर्ड, इट इज एलिट्रेशन. तो हमने दो फिगर ऑफ स्पीच देखे. एक तो हमने देखा इमेजरी का यूज हुआ है स्लाइडिंग थ्रू लॉन्ग ग्रास. दूसरा हमने लास्ट लाइन में प्लम पास में पी कॉन्सोनेंट साउंड को रिपीट होते देखा बिगिनिंग में वर्ड के. तो ये एलिट्रेशन हो गया. अब हम चलते हैं थर्ड स्टैंजा में कि थर्ड स्टैंजा में क्या बताया जा रहा है. ही शुड बी स्नार्लिंग अराउंड हाउसेस
at the jungle's edge, baring his white fangs, his claws, terrorizing the village. Well, एक बार फिर से हम इस टाइगर को जंगल में देखते हैं कि he should be snarling around houses. सपोज कभी फिर से एक बार इस जू में आए हैं और वो कहते हैं कि अगर ये टाइगर जू में नहीं होता तो ये टाइगर क्या कर रहा होता। तो उन्होंने कहा दैट ही शुड बी स्नार्लिंग अराउंड हाउसेस। स्नार्लिंग एक साउंड है, दहाड़ना, गुर्राना। तो अगर ये जंगल में, अगर ये इस जू में नहीं होता तो जंगल में होता, अगर जंगल में होता तो फिर जैसे कि हम जानते हैं कि टाइगर की जो भी नेचुरल इंस्टिंक्ट है, उसका जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो हमेशा दिखता रहता है, क्योंकि वो वहां पर कंप्लीटली फ्री होता है, किसी तरह का बॉन्डेज, किसी तरह का रेस्ट्रिक्शन, किसी तरह के कोई कन्फाइननेस उसको नहीं होता है। तो फिर अगर वो जंगल में हो तो क्या करेगा? ही शुड बी स्नार्लिंग, वो गुर्राएगा अराउंड हाउसेस एट द जंगल्स एज। देखिए यहां पर कवित्री ने यह कहा कि अगर ये टाइगर जंगल में हो तो स्नार्लिंग करेगा, लेकिन स्नार्लिंग कहां करेगा? तो इसके लिए कहा गया है दैट अराउंड हाउसेस, ये घर के आसपास, अगल बगल, एट द जंगल्स एज। वेल डियर, हम सब जानते हैं कि जहां जहां जंगल है उसके एज में, उसके किनारे में, उसके करीब में अब लोगों का बसना हो गया है। लोगों को रहने के लिए जगह चाहिए, और जितने भी ये जो कम्युनिटी हैं, जो ग्रुप्स ऑफ पीपल हैं, जो लोग इस जंगल के किनारे बसते हैं, उनका एक बहुत बड़ा एक्टिविटी होता है कि वो जंगल में जाते हैं, वो जंगल से लकड़ी काटते हैं। जंगल से लकड़ी ही नहीं काटते हैं, वहाँ के जो जानवर हैं उनको वो मारते हैं, और बहुत तरह की एक्टिविटीज़ उनके द्वारा होता है। अब एक तरह से देखा जाए तो हम क्या कर रहे हैं? अगर हम पेड़ काट रहे हैं, अगर हम डिफॉरेस्टेशन कर रहे हैं, अगर हम विदाउट रीजन इस एनिमल्स को हंट करते हैं, इसको अगर मारते हैं, तो ये एक तरह से इन जानवरों के नेचुरल हैबिटेट को छीनना हुआ। तो स्वाभाविक है कि अगर हम इन जानवरों के घर को ले लेंगे तो वो कहां जाएंगे? तो स्वाभाविक है कि वो आस पड़ोस के घरों में आएंगे। अगर जंगल नहीं होगा तो टाइगर हमारे पास होगा, स्वाभाविक है। तो ये एक स्वाभाविक गुण है कि वो टाइगर वो अपने उस जंगल से बाहर उस एज पे आता है, उस नियरेस्ट गांव में आता है, करीब में आता है, एंड बेयरिंग हिज वाइट फैंग्स, हिज टीथ, हिज क्लॉज। हमने टाइगर को देखा है। टाइगर दिखने में बहुत ही डेंजर लगता है। इसके कारण क्या है कि उसके क्लॉज एंड उसके फैंग्स, वाइट फैंग्स, ये टाइगर के जो दांत होते हैं, दांत सफेद सफेद, वो बहुत ही शार्प होता है। अगर एक बार वो किसी पे अटैक करे तो उसका बचना मुश्किल होता है। उसके क्लॉज भी बहुत शार्प होता है। अगर एक बार वो किसी जानवर पे, किसी पे अगर अटैक करे तो वो बहुत ही ज्यादा उसको इंजर्ड कर देता है, और उसकी सर्वाइवल भी प्रॉब्लम में आता है। तो इन टाइगरों का क्या है नेचर कि ये जंगल से बाहर आते हैं, ये गांव वालों को टेरराइज करते हैं, डराते हैं। These tigers create fear among the villagers. बट यहां पर एक बात है कि टेरराइजिंग द विलेज, यहां गांव वालों को मारने का उद्देश्य नहीं है। यह टाइगर अगर जंगल से बाहर आया है तो इसका बाहर आने का उद्देश्य यह हो सकता है कि चूंकि ये अपने घर में डिस्टर्ब है और इसको बाहर आने भोजन की जरूरत पड़ा, तो ये बाहर आया अपने भोजन की तलाश में। तो ये अपने एक नेचुरल गुण जो है इसका, वो उसमें है। लेकिन यहां पर हम ये नहीं देखेंगे कि टाइगर वो जो जंगल से बाहर आया है वो गांव वालों को मारने के लिए आया है या फिर शिकार करने के लिए आया है। ये उद्देश्य टाइगर का बिल्कुल नहीं है। देखिए, किसी भी जीव को, वो जीव तब तक नहीं खतरनाक है जब तक कि हम लोग उसको एक्साइट नहीं करें, प्रोवोक नहीं करें, टीच नहीं करें, हर्ट नहीं करें। तो जब तक हम उसे किसी भी तरह का अगर
परेशानी नहीं देते हैं तब तक वो भी हमें परेशान नहीं करता है। तो यहां पर टाइगर का जो नेचर है वो बिल्कुल ही हमें गलत नहीं दिखता है, क्योंकि ये जानवरों का गुण होता है और हर जीव जंतु का अपना एक कैरेक्टरिस्टिक्स होता है, अपना एक नेचर होता है जो वो अपने नेचर से बिल्कुल अलग नहीं रह सकता है। वेल माय डियर, तो हमने इस थर्ड स्टैंजा में हमने कौन से फिगर ऑफ स्पीच को देखा? ही शुड बी ए स्नार्लिंग अराउंड हाउसेस। स्नार्लिंग अराउंड हाउसेस, इसमें हम देखते हैं कि ओ साउंड डोमिनेंट है और बार बार रिपीट हो रहा है। शुड में भी ओ एंड अराउंड में भी ओ, हाउसेस में भी ओ। तो जब कोई वॉवेल साउंड बार बार रिपीट होता है कंसेक्यूटिव वर्ड्स में सेम लाइन में, तो हम उसे एजोनेंस कहते हैं। तो हमने तीसरा स्टैंजा के फर्स्ट लाइन में एजोनेंस देखा। नाउ एक दूसरा सबसे सुंदर फिगर ऑफ स्पीच इसी लाइन में है, वो है स्नार्लिंग। स्नार्लिंग इज अ वर्ड ऑफ साउंड। जब कभी कोई साउंड वाला वर्ड यूज होता है तो उसे हम एक फिगर ऑफ स्पीच कहते हैं। साउंड से संबंधित फिगर ऑफ स्पीच को हम एनोमोटोपोइया कहते हैं। एनोमोटोपोइया इज व्हाट? इट इज अ वर्ड ऑफ साउंड, इट डिनोट्स साउंड। तो स्नार्लिंग इज ए साउंड एंड अगेन इज ए फिगर ऑफ स्पीच, वी कॉल इट एनोमोटोपोइया। तो हमने देखा पहला एजोनेंस का यूज हुआ, हमने देखा स्नार्लिंग के रूप में एक साउंड रेफर करने वाला वर्ड आया, दैट इज कॉल्ड एनोमोटोपोइया। और अगर हम देखते हैं तो थर्ड लाइन में एस साउंड बार बार रिपीट हो रहा है। फॉर एग्जाम्पल हम देख सकते हैं हिज में एस है, थैंक्स में एस है, फिर से हिज में एस है, देन क्लॉज में भी एस है। तो जब एस आई मीन द कॉन्सोनेंट साउंड जब किसी लाइन में बार बार रिपीट होता है तो वो कॉन्सोनेंस कहलाता है। तो हमने थर्ड लाइन में कॉन्सोनेंस देखा। वेल, एक बार फिर से हमने थर्ड स्टेंजा में कौन कौन से लिटरेरी डिवाइसेस देखा। तो पहला हमने देखा कि एक एसोनेंस यूज हुआ है जिसमें ओ वॉवेल साउंड बार बार रिपीट हुआ। दूसरा हमने एक स्नार्लिंग वर्ड देखा जो साउंड से रिलेटेड है और ये एनोमोटोपोइया हुआ। और हमने थर्ड जो फिगर ऑफ स्पीच देखा वो थर्ड लाइन में एस का कॉन्सोनेंट साउंड का बार बार रिपीटेशन हो रहा है और वो एक बार कॉन्सोनेंस फिगर ऑफ स्पीच यूज होता है। नाउ वेल, मूविंग टू द फोर्थ स्टैंजा। हमने पहला स्टैंजा में अपीयरेंस देखा, टाइगर का मूवमेंट देखा। हमने दूसरे स्टैंजा में यह देखा कि अगर टाइगर जंगल में होता है तो उसके किस तरह के मूवमेंट एंड उसके कंडीशंस होता है। फिर से हमने ये देखा कि जब टाइगर को अगर इस प्रिजन से या फिर इस सेल से अगर फ्री कर दिया जाए तो उसकी किस तरह की अगेन एक्टिविटी जंगल में हो सकता है। नाउ मूविंग टू द फोर्थ स्टैंजा। अब हम इस चौथे स्टैंजा को लिटरली मीनिंग समझेंगे और साथ में इसके हम लिटरेरी डिवाइस को भी जानेंगे कि क्या होता है। वेल, but he is locked in a concrete cell. His strength behind bars, stalking the length of his cage, ignoring visitors. Well, we are again into the zoo. हम फिर से जंगल से जू में आ गए। हम क्या देखते हैं यहां पर इस स्टेंजा में? That he is locked in a concrete cell. यहां कंक्रीट सेल का मतलब है पक्का दीवार से, सीमेंटेड दीवार से, एक मजबूत दीवार से, एक फेंस से, एक कन्फाइंडनेस से। जिस सेल में, सेल का मतलब होता है छोटा सा स्पेस जहां पर बहुत ज्यादा एबेंडेंट स्पेस, प्लेंटीफुल स्पेस नहीं होता है, इट्स अ लिमिटेड स्पेस। और जेल में या फिर ये जो चिड़ियाघर है, यहां जानवरों के रहने के लिए बहुत ज्यादा स्पेस नहीं होता है। तो हमने क्या देखा कि ये टाइगर इस कंक्रीट सेल में, इस पक्के दीवार के अंदर में कैद है। हिज स्ट्रेंथ बिहाइंड बार्स। आपने अनुभव किया होगा कि जब हम चिड़ियाघर में जाते हैं और जब हम
उस केज के बाहर से होकर के उस एनिमल्स का व्यू करते हैं तो हमें किसी भी तरह का डर नहीं लगता है। क्यों? डर नहीं लगने का कारण हम उस टाइगर को, उस लायन को, उस एलिफेंट को, बहुत सारे जानवर को, स्नेक को देख करके इंटरटेन करते हैं, अम्यूज करते हैं और किसी भी तरह की फियर नहीं होता है। इसका क्या कारण हो सकता है? कारण यह है कि हम जानते रहते हैं कि इसका जो शक्ति है, इसका जो पावर है, स्ट्रेंथ है, वो कैद करके रख दिया गया है, कन्फाइंड करके रख दिया गया है। इन जानवर को इस प्रिजन के अंदर में हेल्पलेस बना दिया गया। अगर ये जानवर चाह कर भी ये कुछ हरकत नहीं कर सकता, हमारे ऊपर अटैक नहीं कर सकता, या फिर हमें किसी तरह से ये जानवर हर्ट नहीं कर सकता, तो वी आर कॉन्फिडेंट अबाउट दोज एनिमल्स। अब इसमें क्या देख रहे हैं हम कि एक वो जानवर जिसे देख करके हर एक जानवर, हर एक इंसान, हर एक जीव को डर लगता है, और जब हम उस चिड़ियाघर में होते हैं तो वही जानवर को देखकर हम मजाक करते हैं। बड़ा पिक्यूलियर सीन है ये, इसलिए क्योंकि हम उस जानवरों को इम्प्रिजन कर देते हैं। ये इसलिए क्योंकि हम उसके शक्ति को कैद कर देते हैं, मजबूर बना देते हैं। स्टॉकिंग द लेंथ ऑफ हिज केज, हमने देखा कि इग्नोरिंग विजिटर्स, चिड़ियाघर में, जू में सुबह से लेकर शाम तक लोगों का भीड़ लगा रहता है। द पीपल कम टू एंटरटेन एंड एंजॉय एज टू सी देम। इन जानवरों को देख करके लोगों का मनोरंजन होता है और लोग अपने मन को हैप्पी करते हैं जब इन प्लेसेस में लोग विजिट करते हैं। क्या हम कभी सोचते हैं कि जिन जानवरों को देखकर हमें खुशी मिलती है, क्या उन जानवरों को भी हमें देखकर खुशी मिलता है? नहीं, नेवर, बिकॉज दे डोंट हैव हैप्पीनेस एट लुकिंग ऑन अस। तो शायद इसका मतलब यह होता है कि उन जानवरों को, उन विजिटर्स को देख करके एक नफरत होता है, एक गुस्सा होता है। क्यों? क्योंकि उन्हें शायद लगता है कि ये लोग हमारे स्थिति पे हंसते हैं, ये हमारे मजबूरी का फायदा उठाते हैं, ये लोग सेल्फिश हैं, ये लोग जो आते हैं देखने के लिए वो हमारे भलाई के लिए नहीं है, वो हमें मुक्त करने के लिए नहीं आए। दे हैव नेवर कम एज टू मेक अस फ्री, बट एज दे आर सेल्फिश दे हैव कम फॉर द पर्पस ऑफ एंटरटेनमेंट। और फिर वो अपने ही चाल में अकर कर प्राइड के साथ वो बहुत ही लिमिटेड स्पेस में मूव करता है, बैक एंड फ्रो करता है, और जितने भी लोग विजिटर्स आते हैं उसे इग्नोर करता है। एज इफ इट सीम्स, ऐसा लगता है कि दिस टाइगर डज नॉट हैव एनी इंटरेस्ट एट ऑल इन दोज विजिटर्स। तो इन विजिटर्स को वो बिल्कुल अवॉइड करता है, उसके लिए कोई भी इंपॉर्टेंट नहीं है। वेल, तो हमने देखा कि इन टाइगरों के लिए ये जो विजिटर्स है वो कितने इंपॉर्टेंट हैं। हमने ये देखा कि इन टाइगर्स को हमने इसकी शक्ति को क्या करके रखा है, तो इसकी शक्ति को कैद कर दिया है और इसे हमने मजबूर बना दिया है, लाचार बना दिया है। अब हम देखेंगे कि इस फोर्थ स्टैंजा में किस फिगर ऑफ स्पीच का यूज किया गया है। वेल, सबसे पहले तो बट ही इज लॉक्ड। बार बार हमने देखा कि टाइगर को ही कहा गया, ऑल्दो ही इज यूज्ड फॉर अ मेल ह्यूमन। हम ही किसी मैस्कुलिन जेंडर के लिए यूज करते हैं, किसी ह्यूमन बॉडी के लिए यूज करते हैं, जानवर के लिए इट यूज किया जाता है। तो जब हम मनुष्य की तरह जब हम किसी जानवर को ट्रीट करें तो दैट इज पर्सोनिफिकेशन। तो ही अगेन इज पर्सोनिफाइड। वेल, हम इस फोर्थ स्टैंजा के फर्स्ट लाइन में क्या देखते हैं कि वॉवेल साउंड रिपीट हो रहा है। ये ई साउंड बार बार रिपीट हो रहा है। लॉक्ड, कंक्रीट एंड सेल, इन तीनों में ई का बार बार रिपीटेशन हुआ है। तो हम जानते हैं कि रिपीटेशन ऑफ वॉवेल साउंड इज एजोनेंस। तो एक तो पर्सोनिफिकेशन देखा, दूसरा हमने सेम लाइन में एजोनेंस देखा, और अब हम चलते हैं सेकेंड लाइन में, हिज स्ट्रेंथ बिहाइंड बार्स। स्ट्रेंथ बिहाइंड बार्स, स्ट्रेंथ में एस और फिर बार्स में भी एस। तो जब हमने फिर से दो बार एस साउंड का रिपीटेशन देखा तो ये कॉन्सोनेंस हो गया। तो पर्सोनिफिकेशन भी है, एसोनेंस भी है, कॉन्सोनेंस भी है, और साथ में बिहाइंड बार्स में बिहाइंड का बी और बार्स का बी।
जब दो वर्ड का कंसेक्यूटिव वर्ड का पहला साउंड अगर मैच करता है तो वो एलिट्रेशन हो गया। तो बिहाइंड बार्स का बी कॉन्सोनेंट साउंड है और ये एलिट्रेशन का एग्जाम्पल है। तो हमने देखा क्या कि ही पर्सोनिफिकेशन हुआ, फर्स्ट लाइन में ई का रिपीटेशन एसोनेंस हो गया, सेकेंड लाइन में एस का रिपीटेशन कॉन्सोनेंस हो गया, सेकेंड लाइन में ही बिहाइंड और बार्स में बी का रिपीटेशन एलिट्रेशन हो गया। तो इस तरह से हमने देखा चौथे लाइन में, चौथा स्टेंजा में, कि किस फिगर ऑफ स्पीच का यूज लेस्ली नॉरिस ने की है। नाउ मूविंग टू द लास्ट स्टेंजा। अब हम इस कविता के, इस पोएम के लास्ट स्टेंजा में गए हैं। देखते हैं कि इसमें लास्ट स्टेंजा में किस तरह का मीनिंग। he hears the last voice at night, the patrolling cars, and stares with his brilliant eyes at the brilliant stars. फिर से एक बार हम जू में हैं, back again to जू। he hears the last voice at night। देखिए, जब हम कभी टाइगर को देखते हैं जू में, या फिर टाइगर ही क्यों, किसी भी जानवर को जब हम जू में देखते हैं तो हमें देखकर ऐसा लगता है कि शायद ये जानवर दिन में रेस्ट नहीं कर पाता है, और हम इस टाइगर जैसे जानवर को कभी जू में सोते हुए नहीं देखते हैं। वी नेवर फाइंड दीज टाइगर्स स्लीपिंग इनसाइड द जू। ही हियर्स द लास्ट साउंड एट नाइट। जब जू का टाइम ओवर होता है, शाम का वक्त होता है, जब सारे विजिटर्स बाहर हो जाते हैं, सब कुछ जब टाइम ओवर होने के बाद रात में ये जो पहरेदार लोग होते हैं, जो पहरा देते हैं, जो पेट्रोलिंग करने वाले, जो सुरक्षा कर्मी होते हैं, वो जब पेट्रोलिंग करते हैं, जब घूम करके जब निरीक्षण करते हैं अलग अलग सेल में जाकर इन जानवरों को, तो इस टाइगर को लास्ट साउंड इस पेट्रोलिंग कार्स का हर्लिंग ऑफ इंजन सुनाई देता है, एंड स्टेयर्स विथ हिज ब्रिलियंट आईज एट द ब्रिलियंट स्टार्स। तो यहां पर ब्रिलियंट आईज, ब्रिलियंट स्टार्स का मतलब क्या हुआ? तो अगर हम ये देखें कि अगर आप टाइगर के आंख को देखेंगे तो उसका आंख बहुत ही शाइनिंग होता है, बहुत ही प्राइडफुल होता है, बहुत ही चमकीला होता है। और अगर आप वैसे भी अगर किसी जीव के आंख पर अगर आप लाइट देते हैं तो उससे भी एक चमक पैदा होता है। तो ये लोग जो हैं, इनके हाथ में टॉर्च होगा, लाइट होगा, इनकी जो गाड़ी है इसमें भी लाइट है। तो ये लाइट जब उस जानवर के आंख पर, जब टाइगर के आंख पे पड़ता है, तो ये पेट्रोलिंग करने वाले जो स्टाफ्स हैं, ये क्या देखते हैं कि टाइगर तो दिन में नहीं सोता है, लेकिन रात में भी नहीं सो रहा है। तो ये टाइगर अगर नहीं सो रहा है तो क्या कर रहा है? वाओ, ये टाइगर स्टेयर्स विथ हिज ब्रिलियंट आईज एट द ब्रिलियंट स्टार्स। ये टाइगर अपने इस चमकीली आंखों से उस चमकते हुए तारों को देखता है। यहां पर चमकते हुए आंख से चमकते हुए तारे को देखने का इसका क्या मीनिंग हो सकता है? बिल्कुल यहां पर स्पष्ट पता है कि ये टाइगर क्यों नहीं सो रहा है, क्योंकि ये टाइगर उस आसमान को देख रहा है, उस तारों को देख रहा है, और दिस टाइगर लॉन्ग्स टू बी फ्री। ये टाइगर उस आसमान को, उस तारों को देखकर फ्री होना चाहता है, लॉन्ग्स टू गेट फ्रीडम। ये टाइगर उम्मीद कर रहा है, बहुत होपफुल है कि काश मैं भी आजाद होता तो इन खुले आसमान में घूमता। जैसा कि हम जानते हैं कि टाइगर्स का नेचर है, किसी भी जीव को अगर देखा जाए, अगर हम ह्यूमन के केस में इंटरप्रेट्स करें, तो क्या हमें अगर कैद करके रख दिया जाए, हमारे सारे फ्रीडम्स को रेस्ट्रिक्ट कर दिया जाए, तो किस तरह के हमारे फीलिंग होंगे? बिल्कुल हम ये समझ सकते हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि एनिमल्स डू हैव फीलिंग्स। जानवरों को भी अनुभूति है, जानवरों को भी फ्रीडम चाहिए। तो हमने क्या देखा कि ये जानवर
ये जो टाइगर है वो रात को भी सोता नहीं है और आसमान में उन तारों को, चमकते हुए तारों को देख करके ऐसा सपना देखता है कि शायद मैं भी कभी आजाद हो जाऊं और आजाद होकर इस खुले आसमान में वेंचर करूं, रोम करूं और फ्रीली मैं अपने इस प्रे को पकड़ूं और एक जो लाइफ है वो मैं जी सकूं। वेल, तो हम देखते हैं कि इस लास्ट स्टेज में कौन सा फिगर ऑफ स्पीच का यूज हुआ है। सबसे पहले हम देखेंगे कि पहला ही लाइन में है ही हियर्स। ही में एच साउंड, हियर्स में एच साउंड। जब दो वर्ड के पहला साउंड कॉन्सोनेंट हो गया, रिपीट हो गया, तो हो गया एलिट्रेशन। तो ही हियर्स में ही साउंड रिपीटेड इज द एग्जांपल ऑफ एलिट्रेशन। वेल, उसके बाद हम थर्ड लाइन में देखते हैं कि एंड स्टेयर्स विथ हिज ब्रिलियंट आईज। इस विथ में आई, हिज में आई, ब्रिलियंट में आई, ये आई साउंड जो वोवेल साउंड है वो बार बार रिपीट हो रहा है थर्ड लाइन में। तो दिस इज द एग्जांपल ऑफ एजोनेंस। तो हमने थर्ड स्टेंजा में ही हियर्स के रूप में एलिट्रेशन देखा एंड फिर थर्ड लाइन में आई के रिपीटेशन को देखा, दैट इज द एजोनेंस। तो वेल, इस तरह से हमने इस पोएम के इस ऑल 5 स्टेंजास को देखा, हमने इसके लिटरल मीनिंग को देखा, फिर हमने इसके लिटरेरी डिवाइसेस जो फिगर ऑफ स्पीच यूज हुआ है, बहुत सारा फिगर ऑफ स्पीच यूज हुआ है। हमने देखा पर्सोनिफिकेशन है, एलिट्रेशन है, कॉन्सोनेंस है, एसोनेंस है, मेटाफोर है, ऑक्सीमोरन का यूज हुआ है, इमेजरी का यूज हुआ है। देन एक हमने साउंड वाला वर्ड एनामेटोपोइया देखा था, उसका भी यूज हुआ है। तो बहुत सारे फिगर ऑफ स्पीच को यहां पर हमने यूज होते हुए हर एक स्टेज में अलग अलग फिगर ऑफ स्पीच को यूज होते हुए देखा है। तो दिस इज व्हाट द कंप्लीट एक्सप्लेनेशन ऑफ दिस पोएम। वेल डियर, बिफोर आई conclude this chapter, I want to say as what is the message from this poem? इस कविता से जो पोएटेस हैं वो कौन सी मैसेज देना चाहते हैं? तो मैसेज इज वेरी क्लियर कि जानवरों के साथ ये जो उसको हम लोग इंप्रिजन कर देते हैं अपने फायदे के लिए, हम उसको यूज करते हैं, दिस इज द क्रूएल्टी। ये एक तरह का क्रूएल्टी है, इन ह्यूमन बिहेवियर है जो हमें इन जीवों के साथ नहीं करना चाहिए। दूसरी बात, अगर हम साइंटिफिकली अगर देखें तब भी इन जानवरों का होना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सपोज कि अगर ये टाइगर जंगल में ना हो, अगर ये जानवरों का शिकार नहीं करे तो क्या होगा? बहुत सारे जानवरों का मतलब हो जाएगा, और बहुत सारा जानवर अगर हो जाएगा कोई खास, तो इससे भी इकोसिस्टम डिस्टर्ब होगा। तो भगवान ने जब इन जीवों को बनाया तो बिल्कुल इसके पीछे बहुत बड़ा उद्देश्य होगा, क्योंकि इकोसिस्टम को भी बैलेंस करके रखना है, पर्यावरण को हमें बैलेंस करके रखना है, और इन कारणों से इन जीवों को जंगल में होना बहुत ही अनिवार्य है। तो दूसरी बात ये कि हम किसी का घर नहीं छीने। हर जीव का एक नेचुरल हैबिटेट होता है। जब हमसे कोई हमारा घर छीन ले तो हमारे साथ क्या होगा? ठीक उसी तरह से हम सोच सकते हैं कि जब हम इन जानवरों का जो नेचुरल हैबिटेट है, जो जंगल है, जिसे हम आज क्लियर कर रहे हैं अपने पर्पस से, आज अर्बनाइजेशन हो रहा है, आज शहरीकरण हो रहा है, आज इंडस्ट्री को ग्रो किया जा रहा है, आज जगह चाहिए, और इन सब कारणों से हम जंगलों की कटाई करते हैं। तो हम क्या कर रहे हैं? अगर आप देखें तो हम डायरेक्टली इनका घर छीन रहे हैं। अगर हम इन टाइगर का घर छीन लेंगे तो वो कहां जाएंगे? हमारे पास आएंगे, क्योंकि सबको सरवाइव करना होता है। तो इसका क्लियर मैसेज है कि इन जानवरों के साथ क्रूएल्टी नहीं किया जाना चाहिए, इन जानवरों को आजाद रखा जाना चाहिए, इन जानवरों के घरों को नहीं छीना जाना चाहिए, क्योंकि हर जानवर को जीने का अधिकार है, क्योंकि उसे भगवान ने क्रिएट किया है, और फिर हम उसके साथ जो क्रूएल्टी है, जो इनह्यूमन बिहेवियर है, जो मिसबिहेवियर है, ऐसा हमें नहीं करना चाहिए। सो इसी के साथ आई फिनिश दिस एंटायर पोएम। आई होप, मैं आशा करता हूं कि आपको ये पोएम बहुत बढ़िया से समझ में आया होगा, बिकॉज आई हैव ट्राइड टू एक्सप्लेन ईच एंड एवरी वर्ड। हमने एक एक वर्ड का मीनिंग बताया है, एक एक लाइन का हमने एक्सप्लेन किया है, देन आपको एक एक फिगर ऑफ स्पीच बताया गया है, हमने इसका थीम बताया, हमने आपकी इसके मैसेज को आपको बताया,
आई होप कि आपको ये चैप्टर एक कॉन्फिडेंट आइडिया, एक बेहतर कॉन्सेप्ट दिया होगा. सो दैट्स ऑल इन दिस वीडियो. वेल डियर, आई होप, मैं आशा करता हूं आपसे कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, हमारी वीडियोस को लाइक करेंगे, कमेंट करेंगे एंड डेफिनेटली आप शेयर करेंगे. इफ यू आर अ रेगुलर व्यूअर, अगर आप हमारे वीडियो को रेगुलर देखते हैं तो आप लाइक और कमेंट जरूर करेंगे एंड एक आप पॉजिटिव कमेंट करेंगे सो दैट इट कैन बी द सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन फॉर मी. सो दैट्स ऑल इन दिस वीडियो. बाय. थैंक यू.